हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरे जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में वेलकम करता हूं। टुडे आई विल डिस्कस ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी पेपर ऑफ 9 जून शिफ्ट 1। चूँकि 5 जून के टोटल शिफ्ट और 6 जून के टोटल शिफ्ट मैंने करवा रखा है। आप सिलेक्शन सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो और इस सेशन का आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप पूरा सिलेक्शन सीरीज थ्रूली देखोगे और नोट्स बनाओगे, देन रिवाइज इट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सिलेक्शन सीरीज़ में आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो स्टे ट्यून विथ अस टिल द एंड, अंत तक बने रहें इस सेशन का फ़ायदा लेने के लिए। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑथोरिटी डिसाइड द सिटीजनशिप ऑफ द पीपल इन न्यूली एडेड टेरिटरीज। मतलब कहने का ये मतलब है कि नए जोड़े गए क्षेत्र में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन लेगा। देखिए, मैंने पहले भी बता रखा है, सिटीजनशिप के बारे में जो भी कानून बनेगा, हटेगा या जो भी लागू होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, पार्लियामेंट यानी संसद। बता रखा ना। ये किस में वर्णन है सर? इस पार्ट 2 में वर्णन है, भाग 2 में। और ये आर्टिकल की बात करेंगे तो ये बात होगा 5 to 11। ये क्वेश्चंस बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार मतलब पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो मैंने ये स्लाइड हमेशा लगाया है और अभी भी आपको बताना चाहूँगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक चीज़ रट लिया करें। जैसे मैंने सारा कुछ बता रखा है। एक बार और चलते हैं। जैसे 5 क्या बताता है, इसके जस्ट पहले 5 बताता है कि हमें जो नागरिकता मिलेगी वो किस बेसिक्स पे मिलेगी। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन बर्थ, डिसेंट्स और डोमिसाइल। जन्म से, वंश से, अंधविश्वास के आधार पर ये मिलता है हमें। 6 और 7 हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं इंडिया से गया पाकिस्तान, दैट इज़ 6। जब पाकिस्तान से आया इंडिया, दैट इज़ 7। 6 और 7 हमें क्या बतलाता है? पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। ये किस में बताता है? 6 में बताता है कि मैं पाकिस्तान से भारत गया हूँ और 7 बताता है कि मैं पाकिस्तान से जब इंडिया आया हूँ। ये सारा कुछ बता चुका बट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। 8 आपको बताता है कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब जो बाहर रह रहे हो, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड रह रहा हो वो 8 बताता है, आउटसाइड्स। 9 क्या बताता है? अगर आप किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप लिए हो तो आपकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नो मतलब नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट वन इज 10, नागरिकों के अधिकारों को बना रहना संसदीय कानून के अधीन है। मतलब जब तक इन्हें मतलब संसद चाहेगी तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, सिटीजनशिप बनी रहेगी। और इसका नेक्स्ट है 11 में क्या बोलता है? संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कानून द्वारा विनिमय किया जाना। जैसे एक क्वेश्चन की बात करिए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ। वो रेगुलेट कर सकते हैं कब हटाना, कब देना है, कब किसको क्या करना। दैट इज कॉल्ड 11। ठीक है। सिटीजनशिप पहला जो एक्ट था वो कब आया था? 1955। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ संसद के पास ही, इंडियन गवर्नमेंट के पास शक्ति है किसके खिलाफ, किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है आज के लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992। मतलब 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? जब आप पहले जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस बना था तो उस समय हमारे 18th भाषा थे, मतलब 14th भाषा थे। लैंग्वेज कितने थे उसमें ऐड? 14th। उसके बाद अभी अगर करेंटली लैंग्वेज की बात की जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 22। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हम लोग देखते हैं। जैसे संविधान संशोधन अमेंडमेंट 21, 21st अमेंडमेंट, 71 फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 92
92 सेकंड अमेंडमेंट। इसमें क्या क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें सिंधी ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था? इस अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुआ था हमारा एड शेड्यूल में। 8वीं अनुसूची में किस चीज़ के वर्णन है सर? लैंग्वेज का, भाषा का। उनके बाद जब 71 हुआ तो इनमें ऐड हुआ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देन कितने लैंग्वेज हो गए सर? 14th और 4, मतलब मैं ऐसे करके बता देता हूँ, 14th + 1 + 3। नेक्स्ट जब 92 आया, एक क्वेश्चन देखिए, यही वाला क्वेश्चन है ना, 71 संशोधन अधिनियम 92। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सर? देख लीजिए किधर गया, देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, दैट इज राइट आंसर डी। आप इसको ऐसे इजीली वे में याद रखिएगा कि 21, 71 और 92, 21, 71 और 92 ये संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में। और इसमें क्या हुआ था? तो नमक कोड याद रखो, इजीली याद रहेगा। न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी, क फॉर कोंकणी। इसे इजी याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। जिसको याद नहीं वो याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो गया। बट 92 भी आपको याद करना। तो इनमें जो ऐड हुआ था वो था बोडो, डोंगरी, संथाली, म से मैथिली। तो ये अब कितनी लैंग्वेज हो गई सर? अब आप देखो 14th 1 3, 18th 4, 22। तो नाउ देर आर 22 लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल। 21 में सिंधी हुआ, 71 में नमक ऐड हुआ, और 92 में क्या हुआ? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसको कैसे याद रखेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, बहुत बड़ा शाम है। आज की जो शाम है, ठीक है, बहुत बड़ी है। बड़ा, ब फॉर बोडो, ड फॉर डोंगरी, बड़ा, शाम फॉर संथाली, म फॉर मैथिली, बड़ा शाम। समझ में आ गया ना? बड़ा शाम ये 92 में है। 21, 71, 92। आर्टिकल्स शेड्यूल कितने हो जाएंगे? 8वीं सूची में क्या है? लैंग्वेज, भाषा। इसमें याद रखिएगा कहीं भी इंग्लिश नहीं है। इस 22 लैंग्वेज में इंग्लिश का कहीं भी मेंशन नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा देखिए, ये टोटल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ भी है। और देखिए 21, 67, 71 92 में हुआ था, 92 2003 में हुआ था, 96 2011 में हुआ। इसमें कुछ नहीं किया गया। उड़िया जो रीनेम फॉर्म उड़िया कर दिया गया, उड़िया का नाम बदलकर उड़िया रखा गया। पहले उड़िया बोला जाता था, अब उसको क्या बोला जाता? उड़िया। ठीक है ना? ये 96 में हुआ था। देखिए 21, 71 और 92 ये कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट किस वे हुआ था? अभी तो ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन के आने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और आर्टिकल्स के बाद 344 जो राजभाषा आयोग और संसदीय का गठन करने का ये देती है। 351 क्या करती है? हिंदी भाषा का विकास करने के लिए, हिंदी का प्रमोशन करने के लिए। आप देखोगे क्रिकेट में भी अब हिंदी मैंडेटरी कर दिया गया। ये किसके अकॉर्डिंग? 351। और 344 क्या करता है? राजभाषा आयोग का गठन के बारे में। ये टोटल मेंशनिंग है लैंग्वेज ऑफ 22। देख रहे हो ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डेट याद रखोगे, ध्यान से याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मानक सीडी रोम ड्राइव में उपयोग की जाने वाली लेजर की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेयर इज वेवलेंथ? वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं सर? ऐसे। वेवलेंथ और प्रकार क्या है? तो ये तो क्वेश्चंस एक्चुअल में कंप्यूटर है, बट मैं इसको साइंस में भी ऐड कर इसको बताता हूँ ऐड करके आपको। तो देखिए सीडी रोम जो आप जान रहे हो ना, पहले ऐसे इस कलर के ऐसे होते थे ये सीडी। ठीक है, इसमें कौन सा लेज़र? पहले एक लेज़र लेज़र वाला होता है, ठीक है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, ब्लू रे जिसको बोलते हैं। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है ये बोला जा रहा है। तो लेज़र वाला में लेज़र ऐड किया जाएगा, सिंपल है। ब्लू वाला में ब्लू लेज़र, रेड वाला में रेड लेज़र। तो इसका क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए मैं बताता हूँ। पहले इसको पूरी तरह से को बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 780 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या है सर? सब सिंपल पहले मैं समझाता हूँ जो समझिएगा। पहले देख लेते हैं, सीडी रोम जो है वो इंफ्रारेड लेजर इसमें लगा रहता है,
उसके थ्रू क्या करता है, उस लेज़र के थ्रू वो पॉइंट आउट करता है और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है उसके पास जा कर के वो फिर से हमें देता है बार बार। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर को बताता है। फिर वो डीवीडी जो होता है रेड कलर का होता है, जो कितने वेवलेंथ होते हैं इसके 650 नैनोमीटर। और जो ब्लू रे होता है, ब्लू कलर का डीवीडी रेड कलर का, और सीडी रोम इंफ्रारेड का होता है। अब बात आती है कि ये वेवलेंथ क्या है, पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे एक पैरेलल लाइन मानता हूँ, ऐसे करके कुछ बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, सॉरी टफ, इसको बोला जाता है क्रस्ट। उठा हुआ भाग को क्रस्ट टफ। तो एक टफ से दूसरे टफ का डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। सीधा सीधा। अब ये क्या सर, तो जब आप कुछ भी बोलते हो तो दो टाइप का आपका साउंड हो सकता है। पहले मैं आवाज़ को लेता हूँ, बहुत सारा एग्जांपल दे दूंगा मैं। जब आप बहुत कस के बोलोगे, दैट मीन्स ये वेवलेंथ हाई तक जाएगा। फिर अगर लो बोलते हो तो लो अगर बोलोगे तो मान लो इतना से ही जाएगा, है ना। कोई बहुत कस के बोले, जैसे पानी का आप वेव देख रहे हो ना समुद्र का, कभी ऐसे धीरे धीरे जब पत्थर मारते तो इतना इतना होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कस के जब वेव आता है तो वो इतनी ऊपर तक चल जाती है ना, ऐसे करके। तो ये कहलाता है क्रस्ट, मन शिखर। और ये कहलाता है टफ यानी गर्त। तो एक शिखर से दूसरे शिखर, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइदर वन टफ से अलग अदर टफ्स का डिस्टेंस को आप किसी को भी ले सकते हो, मगर आपको सेम लेना होगा। क्रस्ट को लेंगे तो क्रस्ट लेना पड़ेगा, टफ लेना तो टफ लेना पड़ेगा। मतलब गर्थ गर्थ टू गर्थ, शिखर टू शिखर का लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम टफ टू टफ्स और क्रस्ट टू क्रस्ट, तो इसको वेवलेंथ कहते हैं। जैसे देखिए वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कितना है, मतलब जो ये उठेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, अगर हम वॉयलेट कलर का देखेंगे तो वो 380 टू 450 तक ही जाएगा नैनोमीटर। देखिए वेवलेंथ को मीटर में भी नापते हैं। बहुत छोटे अगर करेंगे, उसका छोटा मेज़रमेंट होता है तो उसको नैनोमीटर कहते हैं। सीधा देखिए, सिंपल मैं बता देता हूँ। अगर आपको सोना लेना है तो आप कैरेट में बात करोगे, आपको अगर चावल लेना है तो केजी में बात करोगे। ठीक है, अब अगर हाथी को तौलना है, एलिफेंट को, तो क्या केजी में बात करोगे, वहाँ टन और क्विंटल में बात चल जाएगी ना। उसी तरह सेम चीज़ है, बट मेजरमेंट का ये क्या है, बड़ा मात्रा है, बिग यूनिट है। उसी तरह मीटर किलोमीटर होता है, बड़ी कोना पे किलोमीटर, पारसेक ऐसे होता है ना डिस्टेंस का। तो बहुत छोटे को मानना मतलब मेजरमेंट कर, इसलिए नैनोमीटर है ये। बात समझा, मीटर नैनोमीटर सेम है, ये छोटा मेजरमेंट है। वेवलेंथ, इंडिगो का वेवलेंथ देखिए थोड़ा सा बड़ा, ध्यान से देखते जा रहे हो, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा सर। नीचे जाने पर आप वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रहा, ये जो है ना सर, ये है ऐसे लगा होगा, तो इसकी एनर्जी, मतलब कहने का मतलब वेवलेंथ और एनर्जी का ये दोनों क्या है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच उल्टा रिलेशन है, मगर अगर मतलब वॉयलेट का वेवलेंथ कम तो उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा। इंडिगो उसके बाद है तो उसके बाद ये सिंपल है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट का ना। अब बोलोगे हाँ नहीं सर, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का, सबसे कम है वॉयलेट का वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, बस इतना याद रखना। और वॉयलेट के मैं पूछूं वेवलेंथ तो सबसे कम है, तो क्या एनर्जी लेवल तो सबसे ज़्यादा है, रेड का सबसे कम होगा। यानी वेवलेंथ और एनर्जी लेवल क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गया। और एक चीज़ और है, इसमें एक फार्मूला है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए वो जो मैंने बताया वही चीज़ है, कम वेवलेंथ यानी अधिक ऊर्जा। यानी वेवलेंथ के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है, उल्टा आप पूरा रटोगे नहीं, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो रटना, आपका इतना ही काम हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट होता है एच बरा एच बाई सी, एच इंटू सी बाई लेमडा। लेमडा इज वॉट, वेवलेंथ, अभी जो बता रहा था। सी इज वॉट, स्पीड ऑफ लाइट। और एच फोर क्या, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। जैसे आप एरिया निकालते हो ना, जिसको कांस्टेंट नहीं समझ में बताता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू तो दिया रहता है कुछ भी समथिंग, बट यहाँ का वैल्यू आप क्या ले लेते हो, खुद ही ले लेते हो 22/7। इट इज़ कांस्टेंट, यही चलेगा बार बार। समझ आ रहे हो।
दैट इज कॉल्ड ऐसे एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट है, ई बराबर एनर्जी, एच बराबर सी। जब भी क्वेश्चंस, अभी फिलहाल आपको फार्मूला याद रखना, रेलवे एग्जाम में खासकर ग्रुप डी और टेक्नीशियंस और एलपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे छोटा कम वेवलेंथ किसका था सर? बॉयलेट का, सबसे ऊपर वाला देख रहे थे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है? बिब्ग्योर, BIB, देखिए BIBGYOR, बिब्ग्योर, ठीक है। और अगर हिंदी वाले लोग को याद करना है तो बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला। मैं बता दिया वेवलेंथ क्या होता है, वो भी बता दिया आपको। एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन, वो भी बता दिया, उल्टा रिलेशन है। वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? तो वॉलेट का। सबसे ज़्यादा कितना होता है? रेड का। तो हाँ, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है सर? उल्टा रिलेशन है ना। लेकिन यही वेवलेंथ के साथ अगर आवृत्ति की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो इसका सीधा रिलेशन है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है सर? मैं समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बस समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई लड़का है, वो स्किपिंग कर रहा है एक सेकंड में, अब हमेशा सेकंड में लेता है, अगर एक सेकंड में वो 5 टाइम्स जंप कर पा रहा हो तो उसका कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? 5 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज से कहते हैं। यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट उसका मीटर है ना, इसका हर्ट्ज है। बट कोई लड़का उसी को 10 टाइम्स कर रहा है स्किपिंग, एक सेकंड में कितना कर पा रहा हो, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 हर्ट्ज। और मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो वो जो लेंथ है, वेवलेंथ है पानी का, ऐसे करके आता है ना, फिर ऐसे जाता है, या रस्सी आप जब ऐसे करते हो तो वो एक सेकंड में ये कितनी बार बना रही है? तो मान लो वो 8 टाइम बनाया एक सेकंड में, हमेशा सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो 8 हर्ट्ज हो जाएगा उसका क्या? फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट है तो एक सेकंड में मान लीजिए किसी का हार्ट बीट 10 टाइम बट होता है, तो नहीं है सर, मिनट में होता है 72 टाइम, तो एक सेकंड में लगभग 1.2 हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी का एक सेकंड में 1.2 टाइम्स धड़क रहा है, अब अगर आप दौड़ लगा लोगे तो वही हो जाएगा करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग। एक सेकंड में आपका दिल कितने बार धड़क रहा है? 3 पॉइंट, ये 3 हर्ट्ज हो जाएगा एक सेकंड में। जब नहीं दौड़ रहे तो कितना हो जाएगा? 1.2, तो उसका फ्रीक्वेंसी होएगा 1.2 हर्ट्ज। आप समझ पा रहे हो कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझा दिया मैंने, वेवलेंथ समझा दिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? तो इस लाइन से गज तक का डिस्टेंस, अदर इस लाइन से ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ से का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहता है। हिंदी में इसको आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। ए से इसको डिनोट किया जाता है। तो इस पॉइंट से पैरेलल लाइन से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो स्पीड ऑफ, अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला का भी बराबर स्पीड, स्पीड ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तरंग की गति बराबर क्या होगा? आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा देश स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? दैट इज देश। तो 7 सिस्टर की ओर मैं बताता हूँ आपको, मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये रहा इंडिया का मैप। मैं इधर चलता हूँ 7 सिस्टर के पास। जब आप 7 सिस्टर के पास चलोगे तो यहाँ भूटान है सर, ये क्या सर? अरुणाचल प्रदेश है। इधर आप देख लो, यहाँ से इधर से म्यांमार है, इधर तो बे ऑफ बंगाल है, और इधर है बांग्लादेश। बट आपको क्या बोला क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट साइड, देखिए ये ईस्ट होता है, सॉरी ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, मतलब इधर की बात कर रहा है, और ये वेस्ट होता है। तो किसी का भी वेस्ट हो, किसी का भी ईस्ट हो, ऐसे ही चलते हैं। तो चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के ये जो साइड हो जाएंगे, ये साउथ हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे नॉर्थ, इधर हो जाएंगे वेस्ट, और इधर हो जाएंगे ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट के साइड, मतलब ये देखिए पूरा मैप तो इसमें दिख नहीं रहा, तो इधर मैं चलूँगा तो क्या हो जाएगा? म्यांमार होगा। बांग्लादेश तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि बांग्लादेश तो इधर है। भूटान तो हो नहीं सकता, भूटान साउथ में अगर पूछता तो भूटान हो जाता है। चाइना भी हो नहीं सकता, वेस्ट में पूछता तो चाइना हो जाता है। देन राइट आंसर विल बी व्हाट? म्यांमार।
मैप के थ्रू पढ़े, कुछ नहीं, बहुत ईजी होता है जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह अपने घर को संवर्धित करने के लिए जरावा जनजाति, जरावा ट्राइबल, ठीक है ना, किस नाम का उपयोग करती है सर? अंडमान द्वीप समूह अपने घर को, वो लोग घर को क्या बोलता है, वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जरावा का लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कहा जाता है चडास, क्या बोला जाता है? चडास। तो हाँ, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, नॉर्थ सी को हम लोग क्या करते हैं, अंडमान को बांट देते हैं, नॉर्थ अंडमान को, पहले अंडमान उसके बाद निकोबार को बांटेंगे। तो अंडमान का जो नॉर्थ होता है, मिडिल अंडमान होता है, साउथ अंडमान होता है और लिटिल अंडमान होता है। मतलब एक अंडमान को हम लोग क्या कर दिए, 4th पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे मिडिल, इसको बोलेंगे साउथ। देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, तो बीच में मिडिल, और ये बेचारा छोटा हुआ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अंडमान का। अंडमान के नीचे क्या, निकोबार आएगा। निकोबार को 3 रूप में बांटेंगे, ठीक है। एक बांटेंगे कार निकोबार, एक बांटेंगे मिडिल निकोबार, और एक बांटेंगे ग्रेट निकोबार। उसको 4, इसको 3। इसको अंडमान को 4 रूप में और निकोबार को 3, कार, मिडिल और ग्रेट, कार, मिडिल और ग्रेट। तो अब ध्यान सुनिएगा, जो इसका डिवाइड किया, यानी इसका जो लास्ट हिस्सा लिटिल और इसका जो कार, इस दोनों के बीच ये जो संकरी रेखा है, चैनल इज व्हाट, जो ये नेरो लाइन है ना सर, नेरो स्पेस है, जहाँ से मतलब ये पानी इधर से उधर जा रही है, सटा हुआ नहीं है, नेरो लाइन है, नेरो स्पेस है, गो थ्रू, इधर से पानी इधर जा सकता है, इधर से पानी, तो इसको चैनल कहा जाता है। तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कहाँ पे है सर? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसी तरह अगर हम लोग, ये तो अंडमान हो गया, ये क्या हो गया, म्यांमार। तो अंडमान और म्यांमार के जो चैनल है उसको क्या नाम देखेंगे सर? कोको चैनल। क्या नाम रखेंगे? कोको चैनल। यहाँ पे क्या नाम रखें? 10 डिग्री। अगर मैं इधर आता हूँ लक्षद्वीप, हाँ, अगर पूछा जाए कितने सारा यहाँ पर आइसलैंड है, तो अप्रोक्स 1836 आइलैंड है इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो इसमें ओनली 36 है, ठीक है। हाँ, ये क्या सर? मालदीव है। तो मालदीव, ये क्या है? मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के जो बीच वाला चैनल है उसका क्या नाम रखा गया? 8 डिग्री। क्या नाम रखा गया? 8 डिग्री। और कावारती से मिनिकॉय के बीच का क्या नाम रखा गया? जैसे जैसे आप बढ़ोगे वो बढ़ता जाएगा, 9। 8 डिग्री कहाँ सर? मालदीव से मिनिकॉय, और मिनिकॉय से कावारती क्या हो जाएगा? 9 डिग्री। तो ये हो गया 8, 9 और 10। ये ध्यान रखना, मैप के थ्रू ही आप याद रख पाओगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है सर, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं? 836 आइलैंड, और लक्षद्वीप में कितना है? 36। और इसकी कैपिटल कितना है सर? कौन है? कावारती। इसका कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। अंडमान को कितने रूप में बांटा जाता है? 4 मेजर पार्ट में, और निकोबार को 3 मेजर पार्ट में। उसका जो अंतिम पार्ट्स है और निकोबार का अंतिम पार्ट के बीच को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, सॉरी, मालदीव और मिनिकॉय के बीच के 8 डिग्री, मिनिकॉय और कावरती के बीच, ये पूरा यहाँ से जो पार्ट है वो क्या है? लक्षद्वीप है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राज्य सरकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया? मतलब क्यों हटाया गया, क्यों नया लाया गया, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों लाया गया, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा, अगर आपको ऐसा पूछा क्यों आपको नया क्यों जरूरत पड़ती है, जब तक आप एक मोबाइल लिए हो तो आपका नया मोबाइल लेने का इच्छा कर रहा है, क्यों? हो सकता है बहुत सारे रीज़न, बट एक मेनली रीज़न है कि वो काम नहीं कर रहा या आउट ऑफ डेटेड हो जा रहा है ना। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि स्टेट कोऑपरेटिव में परिवर्तन क्यों किया गया। तो इसका आंसर होगा पुअर क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग, कार्य नहीं कर पा रहा था, कार्य जो भी कर रहा था वो खराब गुणवत्ता से कर रहा था, इसलिए इसको राज्य सहकार समिति को हटाया गया। मैं आपको फिर से एक रिपीट करना चाहता हूँ, 9A 9B, ठीक है। इसमें पंचायत ऐड किया गया था, नगर पंचायत, ठीक है, 73 से। उसके बाद 9A में क्या ऐड किया गया था? नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी, 74 में। और 9B में क्या ऐड किया गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप खुद से भी एक बार अगर जो नोट्स किए हो वो देख सकते हो इसका। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में
ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार खेती की जाती है? ये तो बहुत ईजी जब मतलब है नहीं, ऐसे वाला जो फार्मिंग होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि अगर हिल एरिया में ऐसे अगर टेरेस फार्मिंग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसा रहेगा स्लोपिंग, तो यहाँ का जो भी सोइल है डायरेक्टली पानी के समय यहाँ चला आएगा, सोइल इरोजन डायरेक्टली होगा। बट अगर ऐसा बेस रहेगा तो धीरे से यहाँ से उतरेगा, फिर यहाँ भी रहेगा, फिर यहाँ भी तो बंदा है तो थोड़ा सा और यहाँ उतरेगा, मतलब डायरेक्टली सोइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप की खेती को कहा जाता है सीढ़ीदार, दैट इज टेरेस फार्मिंग। क्या बोला जाता है? मिक्स फार्मिंग क्या होता है? तो फार्मिंग के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, मतलब पशुपालन कर रहा है, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल पालन, तो पशुपालन के साथ साथ कृषि को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती यानी मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गया। समझ पा रहे हो? पिछला सीरीज में भी इसके क्वेश्चंस आए थे, आप जाके एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? मतलब किस भारतीय, विच इंडियन Constitutional Amendment Act did not make any amendment to the DPSP। सीधा बोला DPSP इसमें कौन सा इसमें संशोधन नहीं हुआ? बाकी में हुआ, देखिए 42 भी हुआ है, 97 भी हुआ है, एजुकेशन वाला 86 भी हुआ है, ये 48 वाला अमेंडमेंट DPSP में नहीं हुआ। क्या में नहीं हुआ? DPSP में नहीं हुआ। देखिए इसका स्लाइड शायद दिया होगा, हाँ देखिए हमेशा ये स्लाइड देता हूँ, इसको रट लीजिएगा आपको, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। तो चलिए देखिए कौन कौन सा अमेंडमेंट, देखिए 42 अमेंडमेंट है ना, 42 अमेंडमेंट यहाँ भी है, 42 अमेंडमेंट यहाँ भी है, और 42 अमेंडमेंट यहाँ भी है। अभी सहकारी समिति देखें तो सहकारी समिति का वर्णन किसमें सर? ये देखिए 43B और 9B में भी भाग पूछेगा तो 9B, ठीक है। 97 है ना इसमें, देख लीजिए ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, 97 है ना, देख लीजिए यहाँ पे। तो किसमें नहीं हुआ? ये तो हुआ ही है ना, 42 वाला देख लीजिए, निःशुल्क जो होता है ना, जस्टिस फ्री लीगल एड होता है, 39A। 39 में क्या है? 42 अमेंडमेंट, मतलब नीतिगत सिद्धांत आजीविका संसाधन और समान वेतन, इक्वल पे के लिए है 39। 86 आप दिखाता हूँ किधर गया, हाँ ये देखिए 86 2002, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, है ना। और देखिए ये भी मैं पढ़ाया था, ये भी करवाया था, ठीक है ना, टोटल मैंने करवा दिया है। आप इसको एक बार ध्यान से 2-3 बार लिखो, पढ़ो, देखो एक याद हो जाएगा। तो इसमें एक 97 है जो सहकारी समिति ऐड किया गया है, और एक 86 है जो शिक्षा का ऐड किया गया है। ये देखिए शिक्षा, एक एक जो है वो ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। 97 एक सहकारी समिति, 86 2002 शिक्षा के लिए, और एक है 44 अमेंडमेंट जो सोशल ऑर्डर मिनिमाइज इनइक्वालिटी दिखाता है, असमानता को कम करता है। क्या करता है? असमानता को कम करता है। तो ये 44, बाकी जो है अमेंडमेंट वो 42 है, और भी जितने देख लोगे वो सब 3 को छोड़ के बाकी अगर जो भी ऐड हुए हैं तो उसमें किस नाम से ऐड हुआ है? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसमें 49th को क्या कहा जाता है सर? स्मारकों की मोनूमेंट की प्रोटेक्शंस। 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शंस। 47 क्या करता है सर? पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब खान पान के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करता है। 47 हेल्थ के बारे में, ये सबसे ईजी है जो सभी को जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। और देखिए क्या है सर? न्यूट्रिशंस खान पान के बारे में है। 48 क्या सर? पशु और कृषि के बारे में। यहाँ से खान पान किससे? खान पान 2 टाइप्स होता है, या तो आप साग सब्जी कृषि का यूज़ करोगे या पशु का यूज़ करोगे, ऐसे याद रखा। 47 48। उसके बाद पशु लोग, हम लोग इस पर डिपेंड है, कृषि और पशु लोग पर। 47 हम लोग किस पर डिपेंड है? 48 कृषि और पशुपालन पर, और पशु लोग किस पर डिपेंड है? पर्यावरण पर, वन पर, ठीक है। 48 है, 47 48 और 48 है, ऐसे याद रखना। 49 में क्या है सर? स्मारक। 49 में क्या है? स्मारक। 50-50 में एजुकेटिव और जुडिशरी डिफरेंट है, इधर अलग अलग। 50-50। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये ज़रूरी है सर, ऐसा नहीं कि टाइम दे रहा हूँ तो कुछ इसमें बात है तभी।
44 क्या, समान नागरिक संहिता। अभी बता 86 को याद रखना, 45 में 6 वर्ष से कम आयु। और 48 में क्या, कमज़ोर वर्गों का हितों, कमज़ोर मैंने एस टी के लिए क्या 46, एस टी के लिए 46, SC के लिए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट में चयनित ब्लॉक को कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट किसी अन्य, सीधा कुछ नहीं पढ़ना, इतना बहुत ज़्यादा बकवास है। कॉपी करने के लिए क्या करोगे आप? तो कॉपी दो टाइप से होता है, मतलब जैसे यहाँ पर एक है, इसको डायरेक्टली पूरा हटा के यहाँ ले आना, और एक है मान लीजिए यहाँ पर है A और यहाँ पे भी A को ले आए, यहाँ से देखिए लेके चले गए किसको, B को, यहाँ है यहाँ नहीं है, ये दोनों जगह। बट ये नहीं बोला सर, क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा, या कॉपी बनाना और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट, या तो उसी डॉक्यूमेंट में रखना, मतलब मान लीजिए एक देखिए यहाँ पे, या पूरी तरह से उठा के दूसरी जगह रखना। आप क्या करोगे, सीधा ये सिंपल है, कोई नहीं भी जानता तो बता दे, कॉपी कट का बात हो, कॉपी पेस्ट का बात हो रहा और कुछ नहीं। हाँ सिर्फ बोलता है यहाँ नहीं रखना, डायरेक्टली बाहर दूसरा में रखना तो कट करते हैं। बट क्या बोला, दोनों बोला कि यहाँ भी रख सकते, देखिए यहाँ रख दिया ना, या बोला यहाँ हटा के भी पूरा तरह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया, तो ये कहते हैं कट, ये कहते हैं कॉपी। तो कॉपी पेस्ट इसका सिंपल आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है सर? मतलब नॉट अ प्लान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन सा इसमें से नहीं है इंडिया का प्लान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर एक ऐसा है कि मान लीजिए दो शहरों के बीच ट्रांसपोर्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ विकसित करने के लिए प्लान किया गया एक शहर बनाया जाता है, मतलब एक रास्ता बनाया तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका बेहतर किया जाता है, इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसमें बोला है, सॉरी, तो कोलकाता लखनऊ ये गलियारा अभी नहीं बना, बाकी सभी बन रहा और लगभग बन भी गया बहुत कुछ। चेन्नई बेंगलुरु बन गया, विजाग चेन्नई बना हुआ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है, इस पर तो बात हो रही है ना, जिसमें रेल चल रहा है ना सर, चलने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, व्हाट इज़ द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द मेल भांगड़ा डांस? देखिए पंजाब में दो डांस होता है, एक भांगड़ा एक गिद्दा। तो भांगड़ा इज फीमेल, मेल के लिए भांगड़ा है और फीमेल के लिए गिद्दा है, फीमेल के लिए। तो वही बोले पुरुष भांगड़ा के ही, महिला भांगड़ा को क्या बोलें, सीधा क्वेश्चन, महिला भांगड़ा को भांगड़ा डांस जो बोलेंगे जिसमें फीमेल पार्ट ले रही है उसे क्या कहेंगे, गिद्दा। क्या बोलेंगे, गिद्दा। गरबा कहाँ है, गुजरात का। घूमर कहाँ है, राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का। ये सपेरा डांस भी इनको बोला जाता है, क्या डांस बोला जाता है, सपेरा डांस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ स्लाइड ऐड करके रखा है, जैसे क्लारीपट्टू केरला का, थांगटा मणिपुर का, सिलम्बम तमिलनाडु का, गटका पंजाब का, और मलखम्ब MPN महाराष्ट्र का। मलखम्ब, सिलम्बम, थांगटा, क्लारीपायट्टू। तो नाम से क्लारीपट्टू केरल का, ये सब क्या है सर, मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट क्या बोला जाएगा, अगर मार्शल आर्ट बोला जाएगा तो केरल का मार्शल आर्ट का क्या नाम है, क्लारीपट्टू। थांगटा कहाँ का, मणिपुर। थांग मीन्स तलवार और टा मीन्स वो जो स्पेयर होता है, ठीक है। और ये कहाँ का, मणिपुर हो गया। क्लारीपट्टू केरल का हो गया। सिलम्बम कहाँ का है, तमिलनाडु का। गटका कहाँ है, पंजाब का। पंजाब का भांगड़ा है, गिद्दा है, वो डांस फॉर्म है। ये क्या सर, यह है मार्शल आर्ट। और मलखम कहाँ का, ये योगा टाइप का है, MP और महाराष्ट्र का, ठीक है। कुछ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। एक तो टच करने वाला मोनूमेंट भी है ना, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, वो भी तो यूनेस्को लिस्ट में आता है, बट ये इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल में क्या है सर, कुटियामा, वैदिक चैंटिंग और रामलीला, ये तीनों 2008 में ऐड किया गया था। क्या चीज़, वैदिक चैंटिंग माने वैदिक का पाठ, रामलीला और कुटियम केरल का है, ये 8 में ऐड किया गया था। सबसे करंट वाला जो ऐड किया गया है, गरबा डांस,
गुजरात का 2023 में, उसके पहले दुर्गा पूजा 21 में, उसके पहले 17 में कुंभ मेला, 16 में नवरोज, और 16 में ही योगा। रोज़ योगा, 16 साल के लड़का को रोज़ योगा करना चाहिए, 16 साल के लड़का को रोज़ योगा करना चाहिए। ऐसे ही इसको याद किया था मैंने। मैं पूरा ट्रिक के साथ बहुत इजी से आपको याद करवा दूंगा, बट पहले एक बार आप पढ़ लीजिए। ट्रिक डायरेक्टली नहीं पढ़िए, पहले पूरा एक बार गो थ्रू हो जाइए कि छाव क्या है। ये पढ़ ही नहीं, आप ट्रिक दे दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 2010 में भी 3 ऐड किया गया था, माडिएट्टू, कालबेलिया जो अभी राजस्थान वाला बोल रहे थे ना, अभी जो आया उधर था ऑप्शन में, और छाऊ डांस जो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का, ये 10 में किया गया था। क्या किया था? छौ, कालबेलिया और मोडिएट्टू। ठीक है, तो इसको याद किए थे मैं कि कल 10 बजे मूढ़ी खा के छौ डांस देखेंगे। कल 10 बजे, कल 10 बजे मूढ़ी खा के, कल 10 बजे मतलब 2010 मूढ़ी खा के क्या करेंगे? छौ डांस करेंगे। ठीक है, कल 10 बजे मूढ़ी खा के छौ डांस करेंगे। 2010 में मोडिएट्टू, कालबेलिया और छौ डांस। 16 साल के लड़का को रोज़ माने नवरोज़ योगा करना चाहिए। तो 16 में हो जाएगा, 2016 में योगा और नवरोजा। ठीक है, और इसको याद किए थे, एक साथ मेला चलेंगे। एक साथ मतलब 17, एक साथ कुंभ मेला चलेंगे। एक साथ कुंभ मेला चलेंगे, मेला माने कुंभ मेला, एक साथ कुंभ मेला जाएंगे। और पूजा में 21 रुपये चढ़ाएंगे। एक साथ मेला जाएंगे, 21 रुपया पूजा में, 21 रुपये चढ़ाएंगे। क्या? दुर्गा पूजा में। और ये तो याद रखना सबसे करंट वाला गरबा डांस। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग कितना है? 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग याद किया था। संकीर्तन मणिपुर का 2013 में ऐड किया गया था। और रमन फेस्टिवल, रमन फेस्टिवल उत्तराखंड का, नो में ऐड किया गया था। ठीक है, और इसको याद किए थे, कुड़ी 2008 बार। ठीक है, कुड़ी मतलब समझ ना, कुटी नहीं, यहाँ कुड़ी बोल रहे हैं, कुड़ी में लड़की। कुड़ी 2008 बार रामलीला का जाप किया। कुड़ी 2008 बार रामलीला का जाप किया। कुड़ी 2008 बार रामलीला का जाप किया। नहीं, 2008 कुड़ी कुटिट्टम, जाप माने वैदिक जाप मंत्र, और रामलीला, ऐसे करके याद करवाया मैंने। हो सके तो आप जो मैं बोला इसको लिख लीजिए, एक बार पढ़िए, बहुत इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। किस ऐतिहासिक स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मतलब वैक्सीन्स, नेशनल इम्यूनाइजेशंस डे, एक तरफ से वैक्सीन डे मनाया गया? तो ये वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पल्स पोलियो की पहली खुराक। कहने का मतलब है ना, पहला नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया था? तो ये मार्च में ही मनाया गया था, लगभग 16 मार्च को। क्या मनाया गया था? जब पहली बार पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था, जो पोलियो के लिए, जो एक बूंद जिंदगी का आप सुने होंगे ना उस समय, तो वो कब चलाया गया था? 16 मार्च को। और तब से क्या मनाया जाता है? नेशनल इम्यूनाइजेशंस यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। किस उपलक्ष्य में? पहली बार पल्स पोलियो खुराक जो पिलाया गया था। ठीक है, 1995 में। एक बार और ये भी याद रखो कि 2020 में जब ये हुआ था, क्या नाम है, कोरोना हुआ था, तब उस समय कोवैक्सीन चला था। कोवैक्स वैक्सीन सबसे पहले चला था ना, कोवैक्स। कौन बनाया था इसको? कोवैक्स। तो इसको बनाया था भारत बायोटेक प्लस ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर के उन्होंने बनाया था। पहला वैक्सीन का खोज अगर पूछा जाए तो किसने किया? एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन का खुराक। और कौन सा वैक्सीन था? स्मॉल पॉक्स का। इंग्लैंड साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले क्या खोजा था 1796 में? वैक्सीन्स। उसी तरह अगर फर्स्ट पेनिसिलिन का बात किया जाए तो फर्स्ट एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन मतलब एक मॉड्यूल यानी फूफन तैयार किए थे, और उस फूफन को जब बैक्टीरिया पर दिया गया, बैक्टीरिया के पास इंजेक्ट किया गया, तो उसका ग्रोथ ही करने नहीं दे रहा था ये फूफन। तो अभी भी हम लोग जो एंटीबायोटिक खाते हैं वो फफूंद से बनाया गया है, या अभी तो बैक्टीरिया से भी बनाया जाता है, जो बैक्टीरिया को ही खाता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो फर्स्ट पेनिसिलिन कहें या एंटीबायोटिक कहें, ये था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या चीज़ का खोज बता रहा मैंने? तो पेनिसिलिन का। ये क्वेश्चन याद रखिए। तो पहला टीकाकरण कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को, जब पल्स पोलियो का पहली फर्स्ट डोज जब दिया जाता था उस समय, और उस समय पहली बार दिया गया था एक बूंद जिंदगी का, तो उस समय से मनाया जाता है क्या? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ठीक है। ICMR अभी बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक मिलकर के क्या किया था? कोवैक्सीन किया था। तो अभी अगर फिलहाल पूछा जाए कि ICMR कब बना था, तो 1911 में। क्या बना था? 1911 में बना था क्या? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका अगर डायरेक्टर जनरल की बात किया जाए तो वो राजीव बॉल है शायद, कि भॉल, क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो, राजीव बॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन द पंचायती राज सिस्टम में? ग्राम पंचायत क्या सब पंचायत राज सिस्टम में ग्राम पंचायत सबसे मेन रोल है इन्हीं का, सबसे लीडिंग रोल इन्हीं का है ना, ग्राम पंचायत का। तो ये क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन में जो 6 जून करवाया था उसमें भी था ये सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस। इसमें बोला प्रांतीय चुनाव आयोजित करना और चुनाव आयोग की सहायता करना। चुनाव करने का है किसका? नहीं, चुनाव करने का दो, या तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल करवाता है, या स्टेट कमीशन जो स्टेट का देखता है, बाकी किसी का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है। फिर बोला शहरी और संरचना का प्रबंधन करना। देखिए आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हो अगर आप नहीं भी आता तो। शहर का बात क्या है? पंचायत, ग्राम पंचायत तो गांव की बात हुआ, शहर का बात तो आया नहीं। एक्टिंग एज ए जुडिशियल फॉर्म ऑफ लोकल डिस्प्यूट, मतलब लोकल डिस्प्यूट का ये एक तरफ से न्यायिक मंच है। नहीं सर, जुडिशरी का काम आपको कैसे दिया जाएगा? तो राइट आंसर विल बी क्या? शी। चलिए यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत के बारे में स्लाइड ऐड कर दे ताकि आप पढ़ो। आपको पहले भी बताया मैंने कि 243 से लेकर के 243 ओ तक किसका वर्णन है? ग्राम पंचायत का। अगर यही बोल दे नगर पंचायत का तो ये ओ के बाद MNO के बाद भी हो जाएगा ना। तो 245 से लेकर 243 AZ तक का वर्णन किस में है? नगर पंचायत का वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप एक और पढ़िएगा। अगर नेक्स्ट जिसमें भी आएगा क्वेश्चन, मैं एक तो अभी बता दिया ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक सेशन, इसलिए नेक्स्ट सेशन में इसको कहीं भी अगर क्वेश्चन आता तो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि पहला जो डेफिनेशन से परिभाषा है, और ए से पहला है सर ग्राम सभा। 43 जो 43A है वो क्या है? ग्राम सभा का। बी से क्या है? बनाओ। बी से क्या है? बनाओ, मतलब क्या? गठन करना। क्या करना? गठन करना। सी से क्या है? संरचना। सी से क्या सर? कॉम्पोजिशन। सी से संरचना, सी से कॉम्पोजिशन। सी से संरचना जो इंग्लिश है वो कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, सी से संरचना, ये पंचायतों की संरचना। बी से बनाओ यानी गठन। ए से ग्राम सभा। 43 से डेफिनेशन परिभाषा। ठीक है। डी से क्या करना सर? तो डी से होता है रिजर्वेशन। क्या होता है? सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी आरक्षण। डिस्ट्रीब्यूशन यानी आरक्षण, रिजर्वेशन। ऐसे करके बहुत सारा है। तो ग्राम पंचायत 3 लेवल पे पाया जाता है ना सर। एक होता है विलेज लेवल जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक कमेटी पंचायत समिति, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और ऐसे विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता ने 1957 में इसी की सिफारिश पर पंचायत बना था, जिसको 3 टायर पर इन्होंने, अभी जो मैं 3 टायर बताया 3 लेयर, वो किनका देने? बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता जो 1977 में आए थे, इन्होंने 2 ही रखे थे सर, बीच वाला गायब था डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, तो इनका मान्य नहीं हुआ। ये अभी हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं? बलवंत राय मेहता का। चूँकि ये 24 अप्रैल 1993 को एडॉप्ट किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? ये आप एग्जाम्पल में सॉरी कमेंट में बताओगे। बताने जा रहा था बट रुक गया मैं, याद रख। 74 में क्या है? नगर पंचायत। पंचायत का कितना कौन सा व्यवस्था हम लोग यूज़ करते हैं? त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर। किसके ये देने 3 लेयर? बलवंत राय मेहता। सेकंड लेयर किनका है सर? अशोक मेहता 1977। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान के अनुरूप है सर। ये पूछा जा रहा है कि अभी कहाँ पे है ये कौन त्रिभुक्ति? तो ये बिहार में सर मैथिली एरिया में पड़ता है,
वहीं पर क्या ये बिहार में हमारा त्रिभुक्ति है जो गुप्त अभिलेख है। अभिलेख समय इंस्क्रिप्शंस, गुप्ता इंस्क्रिप्शंस है जो। तो गुप्त काल का भी मैंने बताया है, चलिए फिर भी बता देता हूँ कुछ टर्म्स जो है आपको याद रखना। तो इसका जो स्थापना किया था फाउंडर ऑफ गुप्त क्या, श्रीगुप्ता, ठीक है। श्रीगुप्ता के बाद जो आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बाद जो आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। गुप्त एरा मैंने गुप्त संवत किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, ईसापुर में, ईस्वी में, ईसापुर में, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त काल को गोल्डन एज बोला जाता है। उसका सबसे मेन रीज़न है गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का, क्योंकि इनके शासनकाल में नवरत्न रहते थे, उनमें कुछ नवरत्न को याद करना तो बहुत ज़रूरी है। कालिदास हो गया ना, अमरकोश, अमर सिन्हा हो गया, सिम्हा या सिन्हा, सिम्हा, अमर सिम्हा, कालिदास अमर सिम्हा हो गया। उसके बाद धन्वंतरी हो गया, ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। धन्वंतरी कालिदास लिटरेचर से रिलेटेड, जिनका विज्ञान शकुंतलम है। अमर सिम्हा ये डिक्शनरी लिखते थे, डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर बोल सकते हैं इनको। धन्वंतरी हो गया वैद्य साहब जी। और ये हो गया हाँ क्या बोलते हैं इसको, ब्राह्मीर, किधर लिखना है, ब्राह्मीर। एस्ट्रोनॉट्स हो गए, अंतरिक्ष का ज्ञाता हो गया, सॉरी मैथमेटिशियन भी थे और अंतरिक्ष का ज्ञाता। ये सब किन किन के राज दरबार में थे, कंटेम्प्रेरी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त, कालिदास, अमर सिम्हा, धन्वंतरी और ब्रह्मीर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का कालखंड जरूर याद रखिएगा। इनको विक्रमादित्य क्यों कहा गया था कि इन्होंने शक को हराया था। शक को हराने के कारण इनका उपाधि क्या मिला था, विक्रमादित्य। ये 380 से 415 ईस्वी तक ये शासन इनका रहा था गुप्त काल में। इनका अगर बोला जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम का, तो इनका हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या गुप्त, जब ये शासन में बैठे तो इन्होंने क्या चलाया, गुप्त संवत, गुप्त एरा कब चलाया, तो 319 ईस्वी में। इसीलिए इनका जो कालखंड स्टार्ट होगा 319 में। ये ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा 335 तक। और समुद्रगुप्त का हो जाएगा 335 से लेकर 375। इनका समुद्रगुप्त के राजा दरबारी हरिसेन थे, ये मैंने बता रखा है, प्रयागपुर में इसका वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, छोटे द्वीप चट्टानी भूभाग है, मतलब हाउ मेनी टोटल आइसोलेट रॉकी आउटक्रॉप आर देयर इन अंडमान। अभी बताया था सर, लक्षद्वीप में 36, इसमें 836, इसका वर्णन भी हो गया। अंडमान को आप बताओगे कि 4 रूपों में बांटा गया है और निकोबार को 3 रूपों में। ये कौन कौन सा है और इस चैनल के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं। लक्षद्वीप को में कावारती, लक्षद्वीप में मिनिकोय के बीच को इस रेखा को क्या कहते, चैनल को क्या कहते हैं, मिनिकोय, ये कावारती और ये मालदीव और मिनिकोय के बीच वाले इस चैनल को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ सहयोग करता है, तो विच ऑर्गेनाइजेशन डज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेट विद द रूरल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। कहने का मतलब एशिया और प्रशांत महासागर के जो आसपास के एरिया है, तो उनसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेट करता है, ठीक है। तो किससे करता है, तो सर वो जो संस्था कौन सा है, तो सेंट्रल ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, CIRDAP के थ्रू करता है। कौन सा संस्था है जो ये काम करती है, सीधा कहने में ग्रामीण, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो एशिया के साथ जो विकास कार्यक्रम करेंगे ग्रामीण विकास, वो कौन सा संस्था करेगी, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो अभी अगर पूछा जाए कि हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, मतलब कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
कि MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के मार्जिन, MS वर्ड है सर, ये MS वर्ड को विन वर्ड भी बोलते हैं। तो मार्जिन सेट करना, मार्जिन सेट करना मतलब समझे, जैसे मान लीजिए एक पेज है, जैसे आप को भी नहीं जानते तो सिंपल बता दो, आप एक स्केल लेते हो या जब लेटर लिखते थे जो भी स्केल लेते हो एक लाइन पार देते हो ना ऐसे करके, या रूल कॉपी में भी देखे होगे ऊपर में एक मार्जिन छोड़ रहता है हेडलाइन के लिए यहाँ, और इधर मैं एक स्केल से और यहाँ ही लिखूँगा, समझ पा रहे हो। तो ये जो स्पेस छोड़ना कोई मार्जिन कहते हैं। तो ये कैसे सेट करेंगे, कहाँ पे, MS वर्ड अगर कर रहे हो तो इसको मार्जिन कहते हैं, सीधा मार्जिन सेट को मार्जिन कहते हैं। चलिए मैं इसको अब विजुलाइजेशन के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए, चलिए इसको मैं बताता हूँ। अच्छा, इसका साउंड थोड़ा सा आ गया है ना, कोई बात नहीं, इसका म्यूट कर देता हूँ, किधर है इसको। चलिए बताता हूँ पहले। चलिए ये देखिए, आप सबसे पहले डिज़ाइन स्टेप में जाइएगा, देखिए यहाँ डिज़ाइन है ना, जब आप डिज़ाइन में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हो पेज बॉर्डर, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन का मैं बात बता दे रहा हूँ। तो पेज बॉर्डर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके एक पेज में ऐसे करके आ जाएगा टोटल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है मिनिमाइज, तो बताते हैं। चलिए अब बताता हूँ मैं। तो यहाँ डिज़ाइन टैब में जाएंगे, जब ये खुलेगा तो यहाँ पे आएंगे पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर मतलब पेज का इस तरह का बॉर्डर लेना। तो पेज बॉर्डर में 2-3 टाइप का आता है, चलिए यहाँ से 8 ले सकते हैं। 8 में लेकर के आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। चलिए आगे नीचे लेकर दिखते हैं, कोई भी ले लेते हैं एक, सबसे नीचे वाला लेके देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए ऐसा आ गया। आप अगर 8 नहीं लेना चाहते तो सिर्फ लाइन लेना चाहते हो तो यहाँ से लिया जाएगा, इस जगह से, यहाँ से कोई लाइन चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लिया, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, कलर ऑप्शन दिया रहेगा। आप देखिए खोल के, अगर आपका लैपटॉप होगा आपके पास तो आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक से ले लेंगे। कोई कलर देखिए रेड कर लिए, ओके करने से देखिए अब क्या, 8 की जगह एक लाइन आ गया। तो ये पेज ऐड करना, पेज बॉर्डर ऐड कहाँ से करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाकर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात किया कि मार्जिन, तो मार्जिन के लिए हम लेआउट में आएंगे, इस लेआउट में आएंगे मार्जिन के लिए। देखिए यहाँ पे मार्जिन में साइज़ दिया हुआ, ओरिएंटेशन दिया, ओरिएंटेशन का मतलब क्या, या तो पोर्ट्रेट मोड या तो लैंडस्केप। देखिए छोटा आ गया ना, लैंडस्केप हो गया, यानी खड़ा लेना है, दैट इज़, या तो आपको लेटा हुआ लेना है। तो ये ओरिएंटेशन में मिलेगा। साइज़ मतलब आपको किस साइज़ में रखना है, A4 साइज़ लेना है कि बड़ा साइज़ लेना है कि छोटा साइज़ फ़ोटो साइज़ लेना है। देखिए साइज़ छोटा कर दिया, ये सभी लेआउट में से आपको कहाँ मिलेगा, साइज़ में से। देखिए बड़ा सा कर दिया, ये छोटा था ना, इसको A4 साइज़ ले लेते हैं, जो भी साइज़ आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ सारा का साइज़ लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है, मार्जिन। जब मार्जिन पेज में आएंगे, मैं डायरेक्टली मार्जिन के पास आपको जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है, यहाँ से नंबरिंग में जो भी हो, मार्जिन में क्या करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कम लेकर के बेसी लेकर के कहाँ से होगा। तो ये मार्जिन में चलते, देखिए मार्जिन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, मैनुअल भी कर सकते हैं, बट मैं इस डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर मैं ये लूँगा तो एक देखिए मार्जिन आ जा रहा है ना, कुछ लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ, तभी समझ में आए कि कहाँ से मार्जिन। मार्जिन मैंने स्पेस छोड़ना, किधर भी हो सकता है, आइदर अप एंड बॉटम में हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट में, ये राइट और लेफ्ट में कहीं से भी आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, जगह स्पेस छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्ट प्लस टैब से क्या करते हैं, क्वेश्चन तो हमको लग रहा है हर एक शिफ्ट नहीं, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में आ ही रहा। ऑल्ट प्लस टैब आप जब दागिएगा तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 3 से 4 एप्लीकेशन खुला हुआ, ये मान लीजिए म्यूजिक है, ये इमेज का है, ये मान लीजिए गूगल का है, ये मान लीजिए यूट्यूब का है। तो अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, आपको कुछ न्यूज़ आया, मैसेज आया, आप तुरंत गूगल जाके देखोगे मेल में, तो क्या डालोगे, ये नहीं कि उसको बंद करके उसको दाबोगे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना, ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड से दाबना है, तब जैसे आप ऑल्ट टैब, तो आपको सब दिख जाएगा एक साथ। अब जैसे ही एक बार ऑल्ट टैब दाबोगे तो मूव यहाँ कर जाओगे, यहाँ ये खोलना है। अगर ये भी नहीं खोलना तो एक बार और दाबिए, यहाँ चलाओगे। ये भी नहीं खोलना तो एक बार और दाबिए, यहाँ चलाओगे। ये भी नहीं खोलना तो फिर रिटर्न यहाँ चलाओगे। ऐसे चलते रहेगा ऑल्ट प्लस टैब। मतलब जो जितने सारे टैब खुले हुए हैं उसमें स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ किया जाता है। तो खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच मतलब मूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर बनाने का क्या होता है? सब फोल्डर का मतलब ये फोल्डर है ना। सपोज मुझे मान लीजिए मेरे पास PDF पड़ा पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी का PDF में क्या है, एक वो भी टाइप वाइज में है, मतलब चैप्टर वाइज में। पहला है चार्टर एक्ट का, फिर है संविधान विकास, फिर है स्टेट फॉर्मेशंस पॉलिटी में। तो मैं क्या करूँगा, पहले फ़ोल्डर बनाऊँगा पॉलिटी का, ये पॉलिटी का फ़ोल्डर है। फिर इसमें जब खोलूँगा तो इसके नीचे ये फ़ोल्डर बना दूँगा चैप्टर वाइज, पॉलिटी के अंदर जा करके चैप्टर वाइज। जैसे इस फ़ोल्डर में इस चैप्टर रहेंगे, इस फ़ोल्डर में इस चैप्टर, मतलब एक व्यवस्था दे देंगे ताकि मैं यूज़ आसान से कर सकूँ। बस यही चीज़ है और क्या। ये सब सीधा देखो ना, आप जब बैग में रखते हो ना सर, बैग में भी आपको ये बैग है एक फ़ोल्डर मान लो, सीधा जो नहीं जानते उसके लिए कर रहा हूँ। अब उस बैग में भी देखिए बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है, 3 या 4 कंपार्टमेंट तो होता ही है। एक ऊपर में होता है जिसमें आप कुछ पेंसिल उनसे रख देते हो, एक साइड में होता है कंपार्टमेंट जिसमें आप पानी बोतल रख देते हो, एक लैपटॉप का कंपार्टमेंट होता है, बीच में मेन कंपार्टमेंट होता है। तो हर जगह आप अलग अलग चीज़ रखते हो, तो एक ही बैग को क्या किया, सब बैग बना दिया, उसी तरह एक ही फोल्डर में बहुत सारा फोल्डर बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ग्रुप रिलेटेड फाइल्स टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट। इजी क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र जलोढ़ न होने के कारण ट्यूबवेल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं, सीधा बताया जा रहा है कि जलोढ़ नहीं पाया जाता। तो कहाँ पर जलोढ़ नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में, तटीय मैदान, जल ढो के जो लाता, तो ये तो तटीय मैदान में होगा ही। पंजाब भी तटीय मैदान है, उत्तर प्रदेश में तटीय मैदान है, तो कहाँ नहीं होगा? पठारी क्षेत्र में नहीं होगा। एलुवियल सोइल जो होता है वो, उसमें क्या पाया जाता है, ये पिछला क्लास में मैंने ये बताया था, ध्यान से बताइए अगर किसी को है तो। और अगर देखिए आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो उसी समय। तो इसमें पाई जाती है पोटास और लाइम, बताया था मैंने, पोटास और लाइम, चूना और पोटास पाया जाता है। किसमें? एलुवियल में। नहीं पाया जाता है क्या सर? नाइट्रोजन और फास्फोरस। फिर से पूरा नहीं बताएंगे, बस इतने समझ लीजिए। एक होता है खादर, एक होता है बांगर, ठीक है ना। खादर मतलब न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम, लेकिन नाम से बांगता है यानी। और ये खादर मैंने खाद का काम करता है, तो ये फर्टाइल होता है, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। ये न्यू मिट्टी होता है, ये उस जैसे मान न्यू और पुराने क्या होता है, मान लीजिए मिट्टी भर के आई, पानी लेकर के मिट्टी को यहाँ रखा, फिर पाएगा तो यहाँ उसके ऊपर लेयर, तो ये जो फिर आएगी तो इसके ऊपर लेयर, तो ये जो ऊपर लेयर होगा वो न्यू एलुवियम होगा, जो उसके नीचे चला जाएगा वो ओल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ज्वार विद्रोह जो आम किसान और वंशावनत श्रमिकों की आर्थिक सहायता के चरम बिंदु के रूप में उभरा, निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंचा? ये नहीं पूछा कि कब स्टार्ट हुआ था ज्वार विद्रोह। ज्वार विद्रोह स्टार्ट नहीं हुआ था, कब चरम पर पहुंचा। देखिए ज्वार विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था 1766 से लेकर के ये चला था लगभग 1816 तक, लेकिन इसका जो पीक टाइम है ना वो है सर 1799, 1799, ठीक है। तो ज्वार विद्रोह ये कहाँ हुआ था सर? वेस्ट बंगाल में, जंगल महल के पास, जो क्या नाम है, रायपुर नाम है सर जगह का। तो वहाँ पे ये ज्वार रिविलियन हुआ था। क्या हुआ था? ज्वार रिविलियन हुआ था। कहाँ पे? राजमहल में, वेस्ट बंगाल में। कब हुआ था? स्टार्टिंग 76, पीक पर कब पहुंचा था? 1799, 1799, ये ध्यान रखोगे। हाँ, अगर पूछा कि मेन लीडर कौन था सर? दुर्जन सिंह, ये भी मैं बताया हूँ पहले भी, दुर्जन सिंह। तो इसमें क्या पूछा गया, ये स्टार्टिंग नहीं पूछा, ये पीक टाइम पूछा है सर, मतलब ये इतना समय से रहा था, ठीक है ना। कौन चलाया था? दुर्जन सिंह। और अगर मैं इसी तरह बात करूँ, जमींदार थे दुर्जन सिंह, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह तो ये हुआ था 1763 से लेकर के 1800 के समय में। बंगाल में ये भी हुआ था ना, ये भी बंगाल में हुआ, ये भी बंगाल में हुआ, ठीक है। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार इस स्लाइड की जब भी आता हूँ तो बताता हूँ। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह। उसी तरह क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा कब हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह
99 में, 1899 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ना। अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह माना जाता है कि कहाँ हुआ था, मतलब फर्स्ट ट्राइबल रिबेलियन जो इंडिया में हुआ था, ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा था। तो देखिए दो टाइप का है, एक है हलावा शायद नाम है, हलबा रिबेलियन, बस्तर का में हुआ था, ये ट्राइब का नाम ही था हलावा इसीलिए। और एक हुआ है तिलका मांझी, यानी मांझी जो तिलका मांझी रिबेलियन जो हुआ है भागलपुर के आसपास के एरिया में। तो ये जो तिलका मांझी हुआ था 1784 में हुआ था। कब हुआ था? और ये हुआ था 1774 में। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब जाएंगे तो ये हलावा हुआ था बस्तर में, और तिलका मांझी विद्रोह जो भागलपुर में हुआ 1784 में। तो ये तो 74 है नहीं, इसलिए 84 जाएगा। अगर ऑप्शन 74 होता तो 74 में आते। तिलका मांझी ने क्या किया था? अंग्रेज पर अटैक किया था, क्या नाम था? ऑगस्टा क्लेवेंट नाम कर कुछ थे, ऑगस्टा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी एक प्रसिद्ध रचना में दावा किया है कि, तो उनका प्रसिद्ध रचना क्या है भी बताता हूँ। ठीक है, याह्या बिन रचना एकदम फेमस कि डैश के संस्थापक पैगंबर वंशज थे, माना ये लोग क्या थे? पैगंबर का वंशज से। तो किसके संस्थापक? सैयद वंश के संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक है क्रिस का ना। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? क्रिस खां। तो क्रिस खां को क्या माना गया था? पैगंबर का वंशज, पैगंबर का वंशज। और अगर मैं सैयद वंश का ये देखूं तो ये 1414 से लेकर के 1421 तक का इनका कालखंड रहेगा, मतलब ख्रीज खां का कालखंड है। ये जो संस्थापक है ना, इनका समझ टाइम पीरियड कितना हो? 1414 से लेकर 1421 तक, 1414 से लेकर के 1421 तक का वर्णन क्या है? और पूरा अगर सैयद वंश का कालखंड देखेंगे तो 1414 से लेकर 51 तक। जैसे मैं बताया था पहले भी, 1206 से लेकर 90 तक का किसका बंद है? मामूलक, ये गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। 1290 से लेकर के 1320 तक का किसका टेन्यूर है? तो गुलाम के पास आ जाएगा खिलजी। ठीक है, और 1320 से लेकर के 1414 तक का किनका कालखंड हो जाएगा? तुगलक का। और 14 से 1421 तक का सैयद वंश का। और लास्ट वन का लोधी हो जाएगा क्या? 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, तो ये जो याह्या बिन सैयद अहमद सरिंदी है, ये एक प्रसिद्ध रचना में ये लिखे थे ना ये कि क्रिस का क्या है? पैगंबर का वंशज है। तो उनका जो किताब का नाम है वो नाम है तारिक पे तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही किनका नाम है? उनकी किताब का। ठीक है, किनके? याह्या बिन अहमद सरिंदी, याह्या बिन अहमद सरिंदी। ठीक है, ये तो गौरी वंश है, गुरिद वंश नहीं, गौरी वंश। ये सर गजनबी सुप्तगीन जिनका संस्थापक था, बाद में मोहम्मद गजनबी जो इनका प्रभावशाली सबसे ताकतवर राजा बने, वो है गजनबी। तुगलक वंश का भी बताया सर, 1320 से 1414 तक का। और सैयद वंश 1414 से 1451। और इसमें ख्रीज खां का टाइम कितना पीरियड हो जाएगा? 1414 से 1421। ये मोहम्मद गौरी, वही मोहम्मद गौरी जो तराइन का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से 91। ठीक है, इन्होंने दो बार लड़ाई की थी, 91 92। एक में हार हुई थी गौरव की, लेकिन 92 वाला में जीत हुई थी। तराइन पहला, तराइन दूसरा। चंदावर से भी, जयचंद से भी इन्होंने लड़ाई लड़ा था, गौरी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। निम्नलिखित में किस शैली के संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से कौन है जिनमें नृत्य शैली में गायन संगीत का प्रयोग, मैंने संगीत वोकल म्यूजिक नहीं आता सर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हम लोग का फेमस छऊ, जो उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उसमें क्या नहीं होता है? छऊ डांस होता है, बट उसमें म्यूजिक का यूज़ नहीं किया जाता है, संगीत का यूज़ नहीं किया जाता। वो लोग खुद से एक नगाड़ा बजाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए इसमें टोटल हम स्लाइड में ऐड कर दिए हैं क्या, टोटल जो हमारा क्लासिकल डांस है, जैसे ओडिशा है, भरतनाट्यम है, ठीक है, और कथक है। क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है तो ये बाद में इसको बताऊंगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कृत्रिम रूप मतलब आर्टिफिशियल से जो हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, ये तत्व की बात कर रहा है। कोई भी तत्व आर्टिफिशियल्स जो हम लोग बनाते हैं, मानव निर्मित है, वो क्या होते हैं? मानव निर्मित जो भी तत्व बनाए जाते हैं, खासकर जो 92 के बाद है, वो अल्पकालिक होते हैं, मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वो उनका जो नेचर है वो कुछ ही समय रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यही बोला है। प्राकृतिक रूप से नहीं बोला सर, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियल रूप से। आर्टिफिशियल इसलिए कि इसको लैब में तैयार किया जा सकता है, किया जाता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल्स। इनका जो एटम होता है अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, इसलिए टूट जाते हैं, और टूटने के कारण इनका जो लाइफ टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। जैसे एग्जांपल में जितने भी 90 के बाद, यूरेनियम के बाद जो आएंगे एलिमेंट लगभग, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट कहलाते हैं। 92 जानते हो ना, यूरेनियम, इस 93 हो जाएगा, 93 92 के बाद वाले जो होंगे वो सभी शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसको लैब में तैयार किया या न्यूक्लियर में तैयार किया जाता है, और इसका स्टेबल एटम स्टेबल होने के कारण इसका गुण और ये खो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह वॉज अ लीडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट? भोलानाथ जो है वो किस रिवोल्ट के क्या बोलते हैं, नेता थे, विद्रोह के नेता थे भोलानाथ। तो हो जाएगा तमर विद्रोह। क्या विद्रोह हो जाएगा? झारखंड के आसपास का एरिया है तमर, तमर विद्रोह का क्या है ये? भोलानाथ सिंह तमर विद्रोह के नेता थे। तो तमर विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, ठीक है, ये झारखंड का है। भोलानाथ छोटा नागपुर के समय का बात है, नए एरिया का बात है। ये 1789 से 1832 के आसपास का ये रिविलियन हुआ था, भोलानाथ जो किए थे, कहाँ, तमार विद्रोह। आप एग्जाम्पल अभी बताया था, संताल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, ये बताइएगा। एक है बहावी आंदोलन और एक है फर्जी आंदोलन। एक है 1875 का सर सैयद अहमद, जिन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट किया था 1875 में सर सैयद अहमद, और यही बाद में 20 में इसको क्या बना दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाया गया 1875 में। क्या था पहले अलीगढ़ आंदोलन में, कौन बनाया था अलीगढ़ आंदोलन? तो सर सैयद अहमद खान, जो 1920 में इनको क्या बना दिया गया, यूनिवर्सिटी। तमार विद्रोह भोलानाथ सिंह, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद, और संथाल ये आप कमेंट करोगे। एक है बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन सर अहमद ने किया था, सैयद अहमद, अहमद बरेली नाम था इनका। तो उन्होंने क्या किया था, बहावी। बहावी क्या होता है? बहावी कुछ नहीं है, मतलब एक तरफ से इस्लामिक शुद्धिकरण आंदोलन थे सब, इस्लामिक शुद्धिकरण रिफॉर्म, इस्लामिक रिफॉर्म जो थे वो आंदोलन थे। इन्होंने सर अहमद बरेली ने बहावी आंदोलन किया था, ये आप रखिए, प्यूरिफाई इस्लाम कर सकते हैं इसको। ये कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1786 से 31 के बीच बहावी मूवमेंट, सर सैयद अहमद बरेली 86 से 31। एक है, अच्छा ये नहीं बताना, ये बताया अलग, फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन जो थे वो किसने स्टार्ट किया था? ये बंगाल के हाजी सरीतुल्लाह था, बंगाल के हाजी सरीतुल्लाह ने स्टार्ट किया था। ये हाजी सरीतुल्लाह ने स्टार्ट किया था क्या, फराजी मूवमेंट। ये सब क्या है सर, सीधा बता रहा हूँ, प्यूरिफाई मुस्लिम, मुस्लिम शुद्धिकरण आंदोलन, सीधा सीधा एक वर्ड में याद रखोगे, ठीक है ना। ये 1875 का एक चीज़ और याद रखना, 1875 में एक तो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था सर सैयद, और एक क्या हुआ था सर, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना इसी समय था 1875 में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 का आर्य समाज। 1875 में एक और हुआ था क्या, इंडियन लीग। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष बनाए थे, इंडियन लीग
शिशिर कुमार घोष। तो 1875 के 3 बात है, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज और इंडियन लीग। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। और ये अलीगढ़ आंदोलन बाद में ही क्या बना, एक एंग्लो इंडियन अलीगढ़ जो थे बाद में यूनिवर्सिटी बना 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि एक नए उत्परिवर्तन के कारण प्लाज्मोडियम प्लासिपेरम मेरोजोइट्स में परिपक्व हुए बिना ही, ये ध्यान रखिए, परिपक्व हुए बिना ही यकृत से बाहर निकल सकता है। इसका तत्काल परिणाम क्या हो सकता है? सीधा बताता हूँ, प्लाज्मोडियम प्लास्पेरम जो है वो क्या है सर, मेरोजोइट्स है। तो प्लाज्मोडियम का जो कीटाणु है ना उसका बात कर रहा। अगर प्लाज्मोडियम का कीटाणु मान लीजिए वो अगर, यहाँ देखिए उत्परिवर्तन म्यूटेशन दिख रहा ना, अन्यू म्यूटेशन, अगर ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता, पूरा तरह से ये परिपक्व हो जाए अगर, तब क्या करेगा, तब ये आंत में जाएगा उसके अंदर, और उसके अंदर जाके ये तोड़ेगा दीवार को, घुस जाएगा और वो फैलेगा, और इससे हमें ज़्यादा बुखार तेज होने स्टार्ट कर देगी। लीवर को, खासकर आंत नहीं तो लीवर में घुस जाएगा वो, क्योंकि वो पूरा परिपक्व हो चुका है, एक सेना के रूप में मान लो काम सेना जैसा हो गया, ट्रेनिंग ले लिया तो घुस जाएगा। लेकिन जो अभी न्यू है, अभी परिपक्व नहीं हुआ, लिखा हुआ परिपक्व हुए बिना, मतलब अभी न्यू है, तो मतलब अभी मान लो जो ट्रेनिंग इसको मिला नहीं बेचारा को, तो ट्रेनिंग मिला नहीं है, तो ये आंत में अगर मान लो घुस भी जाता है तो ये उतना आंत को डिफेक्ट नहीं कर पाएगा। और डिफेक्ट नहीं कर पाएगा क्यों? क्योंकि नया है, ठीक है, इसलिए हमें प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। तो क्या है, अब्सेंस ऑफ आरबीसी रैप्चर्स एंड रिड्यूस क्लिनिकल सिम्टम, लाल रक्त कोशिकाओं को टूटने का ना होना और नैदानिक लक्षणों में कमी, मतलब बुखार उखार टाइप का कमी। सीधा है, ये नया है इसलिए आंत में घुस नहीं पाएगा, इसलिए इफेक्ट नहीं कर पाएगा लीवर में इफेक्ट नहीं होगा तो आरबीसी भी कम नहीं हो पाएगी, और हमें थोड़ा बुखार उखार जो भी सिम्टम है वो भी नहीं होगा। यही अगर परिपक्व होता तो सीधा बोलते हैं आरसीबी में कमी होने स्टार्ट हो जाएगी, बुखार लगना तेज बुखार लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरोजोइट्स प्लाज्मोडियम जो कहाँ पर जाता है, ये मादा एनफिलीज में होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चंस है, तो इसी के साथ हमारे आज की क्लास और सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में पिनअप करें और बताएं क्या और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अगर किसी भी एंगल से हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए। हैव अ गुड नाइट, सी यू अगेन, थैंक यू।